उसका नाम है मल्टीटास्किंग। कैसे मल्टीटास्किंग हम लोग करते हैं, क्या होती है वो, उसको समझते हैं। तो अगर हम बात करें इस मल्टीटास्किंग कॉन्सेप्ट की, तो इसको पहले एक एनालॉजी के साथ समझते हैं रियल टाइम पे। उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग के अंदर इसको समझते हैं कि कैसे ये हमारा आता है। ठीक। तो मान लीजिए कोई भी, ये एक शॉप है या शोरूम है, और इस शॉप पर मान लीजिए कोई एक सेल्समैन है। ये आपका सेल्समैन है। ठीक है। अब मान लीजिए इस शॉप पर पहला कस्टमर आता है, कोई C1 कस्टमर है। ये इस शॉप पर आता है शॉपिंग करने के लिए। अब इसको जो भी मान लीजिए शर्ट चाहिए इसको, है ना, तो ये क्या करेगा, जो भी इसको आइटम चाहिए होगा वो उसको बोल देगा। ठीक है। अब मान लीजिए ये जो कस्टमर है, ये इस शॉप पर सुबह 10 बजे आता है। सुबह 10 बजे ये आता है। अब ये सेल्समैन इसको शर्ट दिखाने में बिजी हो गया है। एक दूसरा कस्टमर है जो इस शॉप पर आता है, और मान लीजिए वो 10 बज के 5 मिनट पे आता है। ठीक है। और अभी तक पहला कस्टमर अपनी शॉपिंग नहीं कर पाया है, यानी कि सेल्समैन अभी भी पहले वाले कस्टमर को ही सर्विस दे रहा है। अब दूसरा कस्टमर अगर इस शॉप में एंटर करता है, तो यहां पर कोई और सेल्समैन नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं अपने केस में कि हमारे पास एक ही सेल्समैन है। ठीक है। और ये जो सेल्समैन है, ये अभी बिजी है पहले वाले कस्टमर को अपनी सर्विस देने के लिए। अब इसके पास दो रास्ते हैं सेल्समैन के पास। पहला रास्ता यह है कि दूसरे वाले कस्टमर को क्यू में लगा दे, एक लाइन में लगा दे, और जब तक पहला वाला कस्टमर ये कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक वो दूसरे वाले को सर्विस देना शुरू नहीं करेगा। और अगर मान लीजिए एक C3 कस्टमर आ जाए 10 बज के 7 मिनट पे, तो क्या बोलेगा इसको कि आप C2 कस्टमर के पीछे लग जाइए, क्योंकि मैं अभी C1 कस्टमर को डील कर रहा हूं। अगर इस तरह से ये सेल्समैन इन तीन कस्टमर को हैंडल करेगा, तो जो C2 और C3 हैं, इनका जो वेटिंग टाइम है, ये डिपेंड करेगा पहले कस्टमर और दूसरे कस्टमर पर, या इनसे आगे जितने भी कस्टमर हैं उनके ऊपर। इस अप्रोच को अगर सेल्समैन फॉलो करता है, तो इसे हम बोलेंगे ये सीक्वेंशियल सर्विसिंग हो रही है। सीक्वेंशियल हमारा यहां पर सर्विस दी जा रही है कस्टमर के लिए। इस अप्रोच के ड्रॉबैक, ये कस्टमर का वेटिंग टाइम, C3 का वेटिंग टाइम कितना होगा, C1 का टाइम शॉपिंग का प्लस C2 का वेटिंग टाइम प्लस C2 का शॉपिंग टाइम। तो ऐसे तो अगर 4-5 कस्टमर आ जाएंगे, तो जो कस्टमर 10 बज के 10 मिनट पे आएगा वो 2 बजे जाएगा, ऐसे तो, क्योंकि उसका तो वेटिंग टाइम बहुत आ जाएगा। तो ये जो सेल्समैन है, इस सेल्समैन को अगर हम देखें तो इसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी। अगर ये 8 घंटे जॉब करेगा, तो उस 8 घंटे में इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं आएगी।
तो इस सेल्समैन से कहा गया कि आप नेचुरल अप्रोच फॉलो करो। कोई भी सेल्समैन ऐसा नहीं कहेगा कि लाइन में लग जाओ। क्या करेगा, दूसरे कस्टमर को भी इन कर लेगा और तीसरे कस्टमर को भी इन कर लेगा। अब दूसरा कस्टमर जब 10:05 पर आया शॉप में, तो सेल्समैन बिजी था। लेकिन सोचिए, जब सेल्समैन इसको शर्ट दिखा चुका है, ये पसंद करेगा, उसका कलर चेक करेगा, अपने फेस पर लगाकर मिरर देखेगा, हो सकता है कि घर पे व्हाट्सअप करे, लोगों से पूछे, उस दौरान ये खाली बैठा रहेगा सेल्समैन। तो क्यों ना उस समय का यूटिलाइजेशन किया जाए। इसको लाइन में लगाने से अच्छा है इसको अंदर इन करते हैं। और जब सेल्समैन खाली बैठा होगा, क्योंकि अभी ये अपने एंड पर पसंद कर रहा है, 5 मिनट लेगा पसंद करने में, क्यों ना उस समय ये अपना सर्विस दूसरे वाले कस्टमर को दे दे। इसी तरह से अपना कुछ समय ये तीसरे वाले कस्टमर को दे। यानी कि ये ऐसा ना करे कि पहले एक कस्टमर को कंप्लीट करेंगे, तब दूसरे वाले कस्टमर को सर्विस देना शुरू करेंगे। हम पहले वाले कस्टमर को पूरा किए बिना भी दूसरे वाले कस्टमर को अपना टाइम यहाँ देना चाहते हैं। तो अगर ये सेल्समैन इस तरीके से अपना टाइम शेयर करता है इन तीनों के लिए, तो कभी पहले कस्टमर पे जाएगा, कभी तीसरे पे, कभी दूसरे पे, कभी पहले पे, तो इनका वेटिंग टाइम भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा, ना के बराबर रहेगा। और हमारा जो सेल्समैन है इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब ये 8 घंटे में कई कस्टमर हैंडल कर सकता है। जो पहले कम कस्टमर हैंडल कर रहा था, अब ये कई सारे कस्टमर 8 घंटे में हैंडल हमारे कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या बोलेंगे कि इस बार कौन सा एग्जीक्यूशन हो रहा है। इससे पहले तो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो रहा था, अब कौन सा एग्जीक्यूशन हो रहा है हमारा यहाँ पर। तो अब जो एग्जीक्यूशन हो रहा है हमारा, उसे बोलते हैं कनकरेंट एग्जीक्यूशन। कनकरेंट एग्जीक्यूशन, कनकरेंट एग्जीक्यूशन का मतलब होता है टाइम शेयरिंग करके आप मल्टीपल जॉब्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले एक काम पूरा हो गया तब दूसरा स्टार्ट करा, दूसरा कंप्लीट हुआ तब तीसरा स्टार्ट करा, इसे बोलते हैं सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, है ना। लेकिन जब आप एक साथ मल्टीपल इस तरह से टास्क या जॉब करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, कंकरेंट एग्जीक्यूशन, या इसी को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। तो अगर कोई आपसे बोले मल्टीटास्किंग क्या है, इस एग्जांपल में ये सेल्समैन मल्टीटास्किंग को इंप्लीमेंट कर रहा है। कैसे, विद द हेल्प ऑफ टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो रियल लाइफ में ये हमारा मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट होता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस में मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक, यहां पर अगर हम इस एग्जाम्पल के इक्विवेलेंट चीजों को समझें, तो मान लीजिए ये मेरी मशीन है और जो सीपीयू है वो इक्विवेलेंट है सेल्समैन के, क्योंकि वहां पर सर्विस देने वाला काम सेल्समैन कर रहा था, हमारे सिस्टम में प्रोसेसिंग करने वाला काम सीपीयू करता है। तो ये आप कंसीडर करेंगे सेल्समैन के इक्विवेलेंट। अब मान लीजिए आपने कोई भी प्रोसेस स्टार्ट किया। यार अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं, अभी क्या डाउट है बताओ राहुल, बताइए क्या डाउट है। सर ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है डिजाइन पैटर्न्स का, तो सर वो भी बताएंगे क्या? क्या चीज, दोबारा बोलिए, वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है। सर बोल रहा हूँ डिजाइन पैटर्न्स का एक कॉन्सेप्ट है जो क्लासेस वगैरह के बाद यूज होता है। जो हमारे करिकुलम में है उसको हम कवर करते हुए चलेंगे, है ना। जो जो हमारे करिकुलम में होगा वो हम पढ़ते हाँ। चले जाएंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि डिजाइन पैटर्न शायद आपके करिकुलम में है ना। तो मेनली डिजाइन पैटर्न का जो यूज है वो जब होता है जब आप वेब में जाएंगे, तो माइट भी जिनका वेब होगा वो जरूर कुछ ना कुछ डिजाइन पैटर्न वहां पर पढ़ेंगे। तो जैसे एमवीसी वगैरह होता था हमारा, वो चीज यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, जेंगो वाले पढ़ेंगे जरूर उसको।
तो अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल जो मैंने समझाया था इससे पहले, वहां पर जो हमारा सेल्समैन है, ये हमारा इस एग्जाम्पल में सीपीयू का काम कर रहा है ना। अब हमारे मशीन में दो तरह की मेमोरी होती है। एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज, लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, है ना, डीवीडी, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट होते हैं। तो आपका सी ड्राइव, डी ड्राइव, हार्ड डिस्क का पार्टीशन होता है वो। तो आपकी हार्ड डिस्क में बहुत सारे फाइल्स रखी हैं। हर वो फाइल जो हार्ड डिस्क में रखी है, नो मैटर कि वो हमारा सी ड्राइव में है, डी ड्राइव में है, मूवी है, पाइथन प्रोग्राम है, रिज्यूमे है, आपका पीपीटी फाइल है, कुछ भी है, तो जो भी चीज आपकी हार्ड डिस्क में रखी होती है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में प्रोग्राम बोलते हैं कि ये एक प्रोग्राम हो गया। अब मेरे लैपटॉप में बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे हुए हैं, है ना। तो प्रोग्राम एक जनरल टर्म यहां पर हम बोल रहे हैं, वो प्रोग्राम नहीं जो हम बनाते हैं डॉट नेट जावा सी में। एक जनरल टर्म मैंने बोला प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब कोई भी फाइल जो हार्ड डिस्क में रखी हुई है वो प्रोग्राम कहला रही है। हमारा जो सीपीयू है वो हार्ड डिस्क से इंटरेक्ट नहीं करता है। सीपीयू इंटरेक्ट करने के लिए एक मेमोरी का यूज करता है और उस मेमोरी का नाम है रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको कहा जाता है। तो जो भी सीपीयू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है वो इंस्ट्रक्शन हमारा रैम मेमोरी में आते हैं। अब रैम मेमोरी के अंदर जो हमारे इंस्ट्रक्शन है वो कहां से आते हैं, तो जिस फाइल पे आप डबल क्लिक करते हैं या किसी कमांड के थ्रू किसी फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो फाइल हमारी रैम में आ जाती है ना। तो इस तरह से रैम के अंदर वो फाइल्स होती हैं जिनका सीपीयू एग्जीक्यूशन करता है, ठीक है। और जब कोई भी फाइल जो हार्ड डिस्क में थी डबल क्लिक करने से या किसी कमांड के लिखने से या किसी भी तरीके से रैम में लोड होती है, तो फिर रैम में उस फाइल का जो नाम हम लोग रहते हैं उसे बोलते हैं प्रोसेस। ये हमारा प्रोसेस है, ठीक है। तो रैम के अंदर जो भी आपके प्रोग्राम्स रहते हैं उन प्रोग्राम्स को हम प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और हार्ड डिस्क में जितनी भी फाइल्स होती हैं उन सारी फाइल्स को हम प्रोग्राम्स के नाम से जानते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने क्या करा, आपने वीएलसी प्लेयर ओपन किया, तो रैम के अंदर वीएलसी प्लेयर प्रोसेस बनकर लोड हो गया और सीपीयू वीएलसी प्लेयर का एग्जीक्यूशन कर रहा है। अभी वीएलसी प्लेयर कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है तो चलता ही रहेगा। आपने ब्राउजर ओपन कर लिया, अब ये ब्राउजर हमारा रैम के अंदर आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि आपके सिस्टम में सीपीयू जनरली एक ही है और ये अभी बिजी है वीएलसी प्लेयर को चलाने के लिए, तो क्या ये अब वीएलसी प्लेयर को छोड़कर ब्राउजर को चलाना शुरू करेगा, क्योंकि दूसरा प्रोसेस आ गया हमारा यहाँ पर। तो इस बात के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका काम होता है जो भी रैम के अंदर प्रोसेस लोड हुआ है उसका एड्रेस बनाना और उसकी इंफॉर्मेशन सीपीयू को देकर आना कि सीपीयू आपके लिए काम आ गया है, इसे एग्जीक्यूट करो। ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करेगा कि अगर एक साथ मल्टीपल प्रोसेस रैम के अंदर आ गए हैं तो किस प्रोसेस को कितने समय के लिए सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फिर किस ऑर्डर में ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे, अगली बार कौन सा चलेगा, फिर तीसरे नंबर पर कौन सा चलेगा। ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को कंट्रोल करता है कि इस प्रोसेस को चलाओ, इतनी देर के लिए चलाओ, पूरा हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो छोड़ दो, इसे दूसरे प्रोसेस को चलाओ, उसको हमें वेटिंग टाइम ज्यादा हो रहा है, फिर तीसरे पे आ जाओ, फिर पहले पे आ जाओ, फिर दूसरे पे आ जाओ। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इस रैम के अंदर जितने प्रोसेस लोड हो गए हैं उन सारे प्रोसेस को कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है। और जो ये एग्जीक्यूशन अब यहां पर हो रहा है, इस एग्जीक्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीटास्किंग। तो अगर हम अपने कंप्यूटर के अंदर मल्टीटास्किंग को देखें तो ये एक सही एग्जांपल होगा जहां पर आप ब्राउजर से
कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, पीछे वीएलसी प्लेयर भी चल रहा है, और इवन आप पाइथन का प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं, हो सकता है आप जूम की क्लास भी ले रहे हो, है ना। तो आप एक साथ मल्टीपल जो एप्लीकेशंस हैं उनको एग्जीक्यूट करा रहे हैं अपने सिस्टम पे, लेकिन आपके सिस्टम में जनरली एक ही सीपीयू लगा होता है। तो ये जो सीपीयू है ये कैसे इन मल्टीपल एप्लीकेशन को एक साथ चला पा रहा है, टाइम शेयरिंग का यूज करके। और जो सीपीयू का टाइम जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर हमारा स्विच होता है तो इसे बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है ये इतनी फास्ट होती है कि हमारा ब्रेन और हमारी आईज विजुलाइज नहीं कर पाते कि ये सारे प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, या हमारा एट ए टाइम कोई वन हमारा प्रोसेस ही एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीटास्किंग को अपने कंप्यूटर के अंदर समझ सकते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं और इस एग्जाम्पल में छोटा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए ये सीपीयू है और सीपीयू रैम के अंदर जो प्रोसेस रखे हुए हैं उनको टाइम शेयरिंग करके एग्जीक्यूट कर रहा है। मान लो ये वीएलसी प्लेयर चल रहा है, ये ब्राउजर चल रहा है, और ये पाइथन का इंटरप्रेटर चल रहा है। तो जब आप किसी पाइथन के प्रोग्राम को रन करते हैं तो जो पाइथन के प्रोग्राम को रन करने वाला इंटरप्रेटर है वो रैम के अंदर लोड होता है एज ए प्रोसेस, है ना। तो जब सीपीयू को ये तीन प्रोसेस मान लीजिए मैं फोकस कर रहा हूं रन कराने के लिए दिए गए, तो सीपीयू इन तीनों प्रोसेस को जो टाइम बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ओएस ने बताया होगा इन तीनों को अपना कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है। अब मान लेते हैं सीपीयू T1 टाइम तक वीएलसी प्लेयर के पास रहेगा। अब ये T1 टाइम बहुत कम टाइम होगा, 1 सेकंड का भी 100वां हिस्सा होगा। ठीक है, तो T1 टाइम वीएलसी प्लेयर के पास रहा, उतने टाइम पर वीएलसी प्लेयर अपना काम पूरा नहीं कर पाया। मान लो वीएलसी प्लेयर पर आपने 2 घंटे की मूवी चला रखी है, ठीक है, फिर क्या हुआ, सीपीयू ने अपना टाइम वीएलसी प्लेयर से हटाकर मान लो ब्राउजर को दे दिया। ब्राउजर के लिए जो टाइम दिया गया था वो T2 दिया गया था। उसके बाद T2 टाइम में ब्राउजर अपना काम जो कर रहा था पूरा नहीं कर पाया, अभी और चलेगा ये, लेकिन सीपीयू को बस इतना ही कहा गया था कि अभी इसे T2 ही देना। जब सीपीयू अपना पहला टाइम या पहली बार वीएलसी प्लेयर को या ब्राउजर को दे रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, वन सीपीयू साइकिल। तो जितनी बार सीपीयू वीएलसी प्लेयर के पास जाएगा वो क्या कहलाएगी, उसकी सीपीयू साइकिल। तो एक प्रोसेस अपना काम पूरा करने के लिए मल्टीपल सीपीयू साइकिल्स का यूज करता है। ठीक है, अब सीपीयू का इंटरप्रेटर के लिए समय दिया गया, मान लीजिए T3 समय के लिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने सीपीयू को असाइन किया हुआ है इंटरप्रेटर के लिए। अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, जो मैंने प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम को रन करेगा। मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम को इंटरप्रेटर हमारा रन करेगा। जितना रन हो गया ठीक है, अगर रह गया है कुछ रन होने से तो हमारा जब सीपीयू अगली बार अगली साइकिल सीपीयू की जब इंटरप्रेटर को मिलेगी तो उस साइकिल पे आगे का कोड चलेगा, तब भी नहीं हो पाया तो तीसरी साइकिल मिलेगी। तो इस तरह से हमारा सीपीयू क्या कर रहा है, इन मल्टीपल प्रोसेस को कंकरेंटली टाइम शेयरिंग का यूज करके एग्जीक्यूट कर रहा है। अब जरा सोचिए कि यहां पर ये जो पाइथन का प्रोग्राम है जो आपने लिखा हुआ है, इस पाइथन के प्रोग्राम में मैंने क्या किया हुआ है, दो लॉजिक बना रखे हैं। पहला लॉजिक क्या है, यूजर से इनपुट लेकर इवन ऑड बताना, नंबर इवन है या ऑड है। और दूसरा काम है किसी फाइल को कॉपी पेस्ट करना।
कोई फाइल है, उसको कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट। तो ये पाइथन का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें दो लॉजिक आपने लिखे हुए हैं। पहला लॉजिक है यूजर से इनपुट लेकर इवन ऑड बताना। दूसरा लॉजिक है कोई फाइल है एक लोकेशन पर, उसको कॉपी पेस्ट करना। अब जरा इस डायग्राम को ऐसे ही बना रहने देते हैं, और जो मैंने आपको बताया है उसको मैं बनाता हूं, ताकि आप एग्जैक्ट क्या है वो समझ पाएंगे। थोड़ी देर के लिए इसको मैं क्लियर कर देता हूं, उसके बाद वापस इसको ले आएंगे। तो यहां पर आपने दो लॉजिक लिखने हैं। पहला लॉजिक है आपका, आप यूजर से एक नंबर इनपुट करेंगे, एंटर नंबर, और इसे चेक करेंगे। और यहां लिख दिया आपने नंबर इज इवन, एल्स नंबर इज ऑड। अब दूसरा लॉजिक मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, जो किसी फाइल को कॉपी पेस्ट करेगा। तो मान लीजिए मेरे पास डी ड्राइव में ये फाइल है, रोसम अंडरस्कोर इंटरव्यू। इसको मैं करंट डायरेक्टरी में पेस्ट करना चाहता हूं। तो ऐसा करने के लिए मैंने इंपोर्ट करा शटिल नाम का मॉड्यूल, और शटिल मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है कॉपी। आपको बताना है कि कहां पर आपका फाइल रखी हुई है जो आप कॉपी करना चाहते हैं, और कहां कॉपी करना चाहते हैं। मान लो इसको मैं rosam.mp4 नाम से करंट डायरेक्टरी में कॉपी करना चाहता हूं। इस प्रोग्राम में दो लॉजिक लिखे हुए हैं बस, ठीक है। अब इसको मैं रन करा रहा हूं। इसी पॉइंट पर अभी जो लॉजिक चल रहा है, उस डायग्राम को वापस लेकर आता हूं। ये देखो, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो सीपीयू का कुछ समय इंटरप्रेटर को मिला है। इंटरप्रेटर ने वो समय आपके प्रोग्राम को रन कराने में लगा देना है। मान लो T3 समय जो मिला था इंटरप्रेटर को, इंटरप्रेटर ने आपके प्रोग्राम को दे दिया। अब मेरा जो इंटरप्रेटर है वो सीपीयू का यूज करके पहला लॉजिक चला रहा है, और उस लॉजिक में यूजर से इनपुट आना है। अभी यूजर से इनपुट नहीं आया, लेकिन यूजर को ही नहीं पता कि पीछे सीपीयू का आना जाना लगा रहता है। वो तो अपना यूजर बिजी है, अभी यूजर इनपुट नहीं दे रहा है। लेकिन आप सीपीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि जितना समय सीपीयू का इंटरप्रेटर को असाइन किया गया था, उतने समय को बेकार कर दिया गया, वो समय वेस्ट हो गया, क्योंकि आपका प्रोग्राम कुछ कर ही नहीं रहा है। यूजर इनपुट देगा तब अगला स्टेटमेंट चलेगा। तो इतनी देर तक सीपीयू क्या कर रहा है, खाली बैठा हुआ है। कोई बात नहीं, T3 समय पूरा हो गया।
अब सीपीयू की साइकिल वीएलसी प्लेयर को दी गई, ब्राउजर को दी गई, कभी ना कभी इंटरप्रेटर को फिर मिलेगी, क्योंकि ये काम पूरा तो हुआ नहीं अभी। अब सीपीयू का जो T3 समय था वो इंटरप्रेटर को फिर दिया गया। अब इंटरप्रेटर उस समय को फिर से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। जो सीपीयू को समय मिला है वो बेकार है, क्योंकि यूजर अभी भी बैठा हुआ है, इनपुट दे ही नहीं रहा है, इनपुट अभी दे ही नहीं रहा है। तो सोच कर देखो, जितनी बार सीपीयू की साइकिल इंटरप्रेटर को मिलेगी वो साइकिल खराब हो गई, क्योंकि आपका प्रोग्राम उसको यूज ही नहीं कर रहा, खाली बैठा हुआ है यूजर। अब जबकि आपके प्रोग्राम में बाकी कोड है रन कराने के लिए। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके कोड में ये वाला लॉजिक है रन कराने के लिए। क्या आप ऐसा चाहेंगे कि इस लाइन पर अभी प्रोग्राम अटका हुआ है तो सीपीयू ये लाइन चला दे आके? क्या इंटरप्रेटर ऐसा होने देगा? भाई कोई भी नेक्स्ट स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब उसका प्रीवियस स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई इंटरप्रेटर ये सोच ले कि सीपीयू खाली बैठा रहेगा, इससे अच्छा है अभी यहां पर अटके हुए हैं, चलो ये चला देते हैं। कैसे चला दोगे भाई? इसमें तो नंबर का यूज होना ही है, जब तक यूजर नंबर दे नहीं देगा तब तक कैसे चला देंगे? तो ये लाइन आपस में डिपेंडेंट है। जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए कोई तरीका ऐसा होना नहीं चाहिए कि ये चल जाए, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो सर ये भी तो डिपेंडेंट ही है, ये भी डिपेंडेंट है। ये चारों लाइनें आपस में डिपेंडेंट हैं। अगर ये नहीं चल रही है, रुकी हुई है, तो सबको रोक के रखो। ये एक कस्टमर हो गया, लॉजिक 1 इक्विवेलेंट टू पहला कस्टमर। अब ये दूसरा कस्टमर आ गया है, दूसरा लॉजिक है। ये बेचारा इंतजार में लगा हुआ है, ये कह रहा है मेरी क्या गलती है, मेरा तो इस नंबर वेरिएबल पे कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, मुझे क्यों रोक के रखा हुआ है? मुझे चलने दो, मुझे अपना काम करने दो। स्पेशली तब जब सीपीयू आता है इंटरप्रेटर के पास, इंटरप्रेटर उस समय को खराब कर देता है। खाली बैठा है ना हमारा सीपीयू, क्योंकि अभी यूजर से इनपुट आया ही नहीं है। अब सोचो, मैं 3 से 5 मिनट में आपको ये पॉइंट समझा रहा हूं, इतने 3 से 5 मिनट में कम से कम कई बार सीपीयू साइकिल इंटरप्रेटर को मिली होगी। क्या करा उस सीपीयू साइकिल का इंटरप्रेटर ने? कुछ नहीं करा, वेस्ट हो गई। सीपीयू का समय वेस्ट करना ये सही नहीं है, ठीक है? तो क्या करना चाहिए हमारे लिए यहां पर? अब हम चाहते हैं क्या हो जाए, जो इंटरप्रेटर दो लॉजिक को चला रहा है, बाय डिफॉल्ट सीक्वेंशियल लॉजिक एग्जीक्यूट होते हैं। मेरे प्रोग्राम में जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं, नो मैटर वो क्या हैं क्या नहीं है, इंटरप्रेटर उन्हें सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है। यानी कि बाय डिफॉल्ट इंटरप्रेटर, जो सेल्समैन पुराना वाला था, एक एक करके कस्टमर को डील करता था, उस अप्रोच को फॉलो कर रहा है। जब से पाइथन पढ़ रहे हैं तब से कर रहा है। तो अगर मैं इस इंटरप्रेटर से यह कहूं कि जितना समय सीपीयू का आपको मिला उतने समय को आप एक ही काम करने में क्यों लगा देते हो, उतने समय को इसमें लगा दो, इसमें लगा दो। तो होगा ये कि T3 समय को दो हिस्सों में तोड़ दो। T3 का पहला हिस्सा पहले लॉजिक को दे दो, T3 समय का दूसरा हिस्सा दूसरे लॉजिक को दे दो। अब अगर T3 का पहला हिस्सा पहले लॉजिक पे है और यूजर इनपुट नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, तो T3 पूरा खराब नहीं हो रहा है, उसका सिर्फ एक हिस्सा खराब होगा। लेकिन T3 का जो दूसरा हिस्सा हम करवा रहे हैं इंटरप्रेटर से और दूसरा लॉजिक को देने की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा हो जाए तो T3 समय का वो हिस्सा यूटिलाइज किया जा सकता है। लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा करेगा कैसे? बाय डिफॉल्ट तो इंटरप्रेटर ऐसा करता नहीं है हमारा। तो फिर यहां पर हम क्या करवाएंगे? इंटरप्रेटर से कहेंगे टाइम शेयरिंग करो। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू से टाइम शेयरिंग करवाता है, इसी तरह से इंटरप्रेटर से क्या बोलेंगे? इंटरप्रेटर दोनों लॉजिक के लिए टाइम शेयरिंग करो। अब इंटरप्रेटर क्या बोलेगा कि मैं आपके वाले प्रोग्राम में टाइम शेयरिंग करके लॉजिक को एग्जीक्यूट करा सकता हूं, लेकिन इंटरनली ऐसा करने के लिए आपको अपने प्रोग्राम के दो टुकड़े करने होंगे। पहला टुकड़ा पहले लॉजिक को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा टुकड़ा दूसरे लॉजिक को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो प्रोग्राम के जब आप दो टुकड़े करेंगे तो इन टुकड़ों को हम क्या बोलेंगे टेक्निकल टर्म में? थ्रेड।
ये एक थ्रेड 1 है, ये हमारी थ्रेड 2 हो गई। तो कोई आपसे अगर पूछता है थ्रेड क्या होती है, तो आप बोलेंगे एन इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम इज नोन एज थ्रेड। एन इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम इज नोन एज थ्रेड। तो अगर मैं अपने प्रोग्राम में थ्रेड क्रिएट कर दूं, तो इस तरह से इंटरप्रेटर जितना समय सीपीयू का मिलता है इंटरप्रेटर को, उतने समय को जितनी थ्रेड मैंने बना दी अपने प्रोग्राम में, उन सारी थ्रेड में फर्दर स्प्लिट करके शेयर कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर क्या होगा, हमारा मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट होते हुए नजर आएंगी। कभी ये चलेगी, कभी ये चलेगी, कभी थ्रेड ये चलेगी, कभी थ्रेड हमारी ये चलेगी। ठीक है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट आया मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू हम क्या अचीव करने जा रहे हैं, मल्टीटास्किंग। लेकिन जब मैं एक प्रोसेस के अंदर हूं, इंटरप्रेटर एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर मल्टीटास्किंग करने की आपने सोची, तो वो थ्रेड बनाकर हुई। जब आप ओएस लेवल पर हैं, तो मल्टीटास्किंग आपने कैसे करी, मल्टीपल प्रोसेस बनाकर। तो मल्टीटास्किंग अचीव करने के दो तरीके हमारे पास हो जाते हैं, है ना। पहला तरीका होता है, तो अगर कोई पूछता है मल्टीटास्किंग क्या होती है, तो आप बताएंगे कि कंकरेंटली मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करना इज नोन एज मल्टीटास्किंग। टास्क क्या है, टास्क एक प्रोसेस हो सकता है, टास्क एक थ्रेड भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम मल्टीटास्किंग की इंप्लीमेंटेशन देखें, तो दो तरह की इंप्लीमेंटेशन हो गई। एक होता है प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग को बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, और दूसरी होती है थ्रेड बेस्ड, और इसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। तो दो तरह की हमारी मल्टीटास्किंग होती है। पहला मल्टी प्रोसेसिंग, अब ज्यादा रिटेबल है, और दूसरा मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग थ्रेड बेस्ड होती है, मल्टी टास्क मल्टी प्रोसेसिंग प्रोसेस बेस्ड होती है। अगर इसको एक छोटे से ग्राफिक्स के थ्रू और समझाया जाए, तो ये आपको और आसानी समझ में आ जाएगा। ये प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, और प्रोसेस के अंदर अगर मैं यहां पर फर्दर इस प्रोसेस के पीसेस कर दूं, तो इन पीसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेड। थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग at OS level is implemented with the help of multiprocessing, and multitasking within a process is known as multi-threading. Multitasking within a process is known as multi-threading. तो अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रोसेस क्या होता है, तो आप उसे क्या बताएंगे, प्रोसेस क्या है। तो कई डेफिनेशन है प्रोसेस की, आपने कॉलेज लाइफ में पढ़ी होंगी। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन is known as process, या copy of a program in RAM is known as process. Copy of a program in RAM is known as process. अगर कोई आपसे कहता है मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, फिर तो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होगा हमारा
concurrent execution of multiple process, मल्टीपल प्रोसेस का कंकरेंट एग्जीक्यूशन। कंकरेंट शब्द का मतलब होता है टाइम शेयरिंग। कंकरेंट शब्द का मतलब होता है टाइम शेयरिंग। क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है। अब कोई आपसे बोले थ्रेड क्या होती है, थ्रेड क्या होती है, तो आप बोलेंगे कि इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ ए प्रोसेस इज नोन एज थ्रेड। यहां से देखो डायग्राम से, प्रोसेस के अंदर अगर मैं इंडिपेंडेंट पार्ट बना दूं तो ये क्या कहलाता है? हमारा थ्रेड। एन इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ ए प्रोसेस। लेकिन अगर आप इसको एक और नजरों से देखो तो जो ये इंडिपेंडेंट पार्ट है ये प्रोसेस के अंदर बना है, तो इसको सब प्रोसेस भी कह सकते हैं। ए थ्रेड इज ए सब प्रोसेस। ये क्या है हमारा? ये हमारा सब प्रोसेस, क्योंकि किसके अंदर बन रहा है? प्रोसेस के अंदर हमारा ये बन रहा है। ठीक है। और एक थ्रेड की दूसरी डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं? इट इज एन इंडिपेंडेंट कंट्रोल फ्लो। अब कंट्रोल फ्लो शब्द का मतलब आपको समझना पड़ेगा। जब मैं आपसे कहता हूं कि मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो पहला कंट्रोल पहली लाइन पर आया, फिर एक कंट्रोल दूसरी लाइन पर आया, फिर एक कंट्रोल तीसरी लाइन पर आया, फिर एक फंक्शन कॉल कर दिया, अब कंट्रोल फंक्शन पर चला गया, उस फंक्शन ने एक फंक्शन और कॉल कर दिया, अब कंट्रोल वहां चला गया। तो हम ये शब्द जो बोलते हैं ना कंट्रोल फ्लो, मतलब पहले कौन हुआ फिर कौन हुआ। तो बाय डिफॉल्ट हर थ्रेड एक कंट्रोल फ्लो है। बाय डिफॉल्ट हर थ्रेड एक कंट्रोल फ्लो होती है। तो जब हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं, हमारे प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली एक कंट्रोल फ्लो तो होता ही है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे प्रोग्राम में एक थ्रेड तो होती ही है, और वही थ्रेड हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है। तो बाय डिफॉल्ट जो कंट्रोल फ्लो होता है उसी को हम क्या कह सकते हैं? थ्रेड कह सकते हैं। अगर मैंने अपने प्रोग्राम में 3 थ्रेड बना ली, इसका मतलब है मैंने अपने प्रोग्राम में 3 कंट्रोल फ्लो तैयार कर लिए। मेरा प्रोग्राम 3 कंट्रोल फ्लो के साथ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो यहां पर हम हर थ्रेड एक इंडिपेंडेंट कंट्रोल फ्लो होती है, इस कॉन्सेप्ट को भी यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है। अब इसको समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जिससे आपको थ्रेड की डेफिनेशन बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। उसके बाद फिर आपको मैं समझाऊंगा कि इसका डिक्शनरी मीनिंग धागा होता है। तो धागे का इस बात से क्या कनेक्शन, क्या कोई कनेक्शन है धागे का? हमने कहा चलो कोशिश करते हैं रिलेट करने की। तो अभी पहले थ्रेड को मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ प्रोसेस, सब प्रोसेस, इंडिपेंडेंट कंट्रोल फ्लो। ये तीनों पॉइंट आपको उस एग्जाम्पल से क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो मान लीजिए ये आपका ड्यूकेट है ना? तो एक सही एग्जाम्पल बन जाएगा। ड्यूकेट के अंदर मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनको क्लास लेनी है, क्लासरूम है ना, ऑफलाइन क्लासेस लेनी है। ये कुछ बच्चे हैं पाइथन के जिनको पाइथन पढ़ना है, कुछ बच्चे हैं जिनको जावा पढ़ना है ड्यूकेट के अंदर क्लास में बैठकर, ऑनलाइन नहीं। तो इस तरह से कई टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं जिनको पढ़ना है। थोड़ी देर के लिए हम ये मानते हैं कि ड्यूकेट की जो पूरी बिल्डिंग है इसमें एक ही हॉल है, पूरा एक ही रूम है। उस रूम में ही आपको
स्टूडेंट की क्लास लेनी है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब जावा के स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे तो पाइथन वाले कैसे पढ़ेंगे, और जब पाइथन वाले पढ़ रहे होंगे तो जावा वाले या अदर टेक्नोलॉजी कैसे पढ़ेंगे? तो एक रास्ता तो ये है कि सीक्वेंस, पहले पाइथन का बैच कर लेते हैं, उसके बाद जावा का बैच करेंगे, उसके बाद तीसरा। तो कितने बैच हम 8 से 9 घंटे में ले पाएंगे? प्रोडक्टिविटी क्या आएगी? कुछ नहीं आएगी, एफिशिएंसी बहुत बेकार हो गई हमारी। तो क्या करें? हमने कहा इस ड्यूकैट को उस एग्जाम्पल में प्रोसेस मानो कि हमने एक प्रोसेस ले लिया। अब दो रास्ते हैं हमारे पास। पहला रास्ता यह है कि एक बिल्डिंग और खरीद लेते हैं। जैसे अभी एक बिल्डिंग है और इसका एड्रेस है ए ब्लॉक में 43, एक बिल्डिंग और खरीद लो 44 नाम की, और उसमें क्या करो, यानी कि एक और प्रोसेस बन गया, और इसमें जावा की क्लास करा दो, और डॉट नेट वाले एक बिल्डिंग और खरीद लो। लॉजिकली सोचिए, क्या इनकी कॉस्ट नहीं आ रही होगी? अगर मैं अलग अलग बिल्डिंग खरीद लूं ऐसे, तो ये 3 अलग अलग प्रोसेस बन गए। ठीक है, हम थ्रेड नहीं पढ़ रहे, हम ये कह रहे हैं कि हम 3 प्रोसेस ही ना बना दें। हम एक प्रोसेस के टुकड़े क्यों करें, हम उसके जैसे 3 प्रोसेस ना बना दें। तो इस एग्जाम्पल को मैंने ये समझाने के लिए लिया है कि आपकी कॉस्ट, जो बिजली का कनेक्शन लगेगा इस बिल्डिंग का अलग लगेगा, इन जनरल इस बिल्डिंग का अलग लगेगा, इस बिल्डिंग का अलग लगेगा। जब रजिस्ट्री होगी, यानी कि गवर्नमेंट में जब इसकी रजिस्ट्री होगी, तो रजिस्ट्री का चार्ज इस बिल्डिंग का अलग जाएगा, इस बिल्डिंग का अलग जाएगा, इस बिल्डिंग का अलग जाएगा। जो भी रिसोर्सेज हैं वो तीनों के अलग अलग लगे जाएंगे, तो बहुत कॉस्टली नहीं हो जाएगा। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या है फिर? हमने कहा दूसरा सॉल्यूशन ये है कि जो आपके पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आप रूम बनवा दो। अब हम इसमें 4 रूम बनवा दिए, पहला रूम, दूसरा रूम, तीसरा रूम, चौथा रूम। अब इस रूम में पाइथन की क्लास हो जाएगी, इस रूम में जावा की क्लास हो जाएगी, इसमें डॉट नेट की, इसमें किसी और की, और भी रूम बनवा दो। तो अब हर बैच इंडिपेंडेंट चल रहा है, हर क्लास इंडिपेंडेंट चल रही है। एक प्रोसेस के अंदर ही हमने क्या करा, छोटे छोटे सब प्रोसेस बना दिए। तो ये जो रूम है, इन रूम को ही मैं किसकी तरह विजुलाइज कर सकता हूं? सब प्रोसेस की तरह विजुलाइज कर सकता हूं। फायदा क्या हुआ मेरा? फायदा मेरा यह हुआ कि अलग से रजिस्ट्री नहीं करानी पड़ेगी रूम की, अलग से बिजली का कनेक्शन नहीं आएगा इस रूम के अंदर। जो पूरे प्रोसेस को रिसोर्स अलोकेट किए गए हैं, उन्हीं रिसोर्सेस को सारे रूम शेयर कर सकते हैं। यानी कि एक प्रोसेस को जो भी रिसोर्सेस अलोकेट करे गए हैं बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मैं एक और प्रोसेस बनाने की सोचता हूं, तो इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉस्टली होता है, अलग से रिसोर्स अलोकेट करने पड़ेंगे, अलग से मेमोरी आएगी। अब यहां पर अलग से एड्रेस नहीं है, उसी एड्रेस पे हमने क्या करा, 4 रूम यहां पर बना ली। तो हर रूम एक थ्रेड कहलाएगा कि ये एक थ्रेड है। इंडिपेंडेंट पार्ट, इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ ए प्रोसेस। ड्यूकैट को मैंने क्या माना यहां पर? प्रोसेस। इंडिपेंडेंट, हर रूम इंडिपेंडेंट है। पार्ट ऑफ ए प्रोसेस क्या कहलाएगा? थ्रेड। इट इज ए सब प्रोसेस। कहने को ये एक बिल्डिंग हो गई पूरी, एक रूम को एक बिल्डिंग की तरह मान लो, है ना, बिल्डिंग के अंदर सब बिल्डिंग ऐसे मान लो विजुलाइज करने के लिए, तो सब प्रोसेस हो गया। इंडिपेंडेंट कंट्रोल फ्लो, मतलब अगर पाइथन की क्लास चल रही है और ये बीच में स्टक हो जाती है, तो इस बात का बाकियों को फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी क्लासेस चल रही हैं नहीं चल रही हैं, इस बात का पाइथन को फर्क नहीं पड़ेगा कि बाकी बैच अब बनेंगे तभी पाइथन का चलेगा, ऐसा नहीं है। सब इंडिपेंडेंट, हर रूम में जो क्लास हो रही है वो इंडिपेंडेंट हो रही है। हर टीचर इसको पढ़ा रहा है, एक टीचर यहां पर मिला हुआ है, एक टीचर यहां मिला हुआ है, एक टीचर यहां है, एक टीचर यहां है। तो ये जो टीचर हैं 4, ये 4 क्या हो गए? कंट्रोल फ्लो। ये टीचर कंट्रोल करेगा इस बैच के लिए, दूसरा टीचर कंट्रोल करेगा इस बैच के लिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम थ्रेड को यहां पर समझ पा रहे हैं इन 3 पॉइंट के ऊपर। अब बात आता है इसका डिक्शनरी मीनिंग। थ्रेड, थ्रेड का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो होता है धागा। तो जिसने भी ये कॉन्सेप्ट बनाया, उसने इसका नाम थ्रेड क्यों रखा? चलो नीड समझ में आ रही है। आप एक प्रोसेस के अंदर फर्दर सब प्रोसेस क्रिएट कर देते हैं, तो हमारा चीजों को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट किया जा सकता है ना? समझ में आ रहा है? मल्टीटास्किंग हो सकती है ना, प्रोसेस के अंदर। लेकिन प्रोसेस के अंदर जो मल्टीटास्किंग होती है, उसको
हम थ्रेड या मल्टी थ्रेडिंग क्यों कहते हैं? तो मुझे जो लगता है वो ये कि थ्रेड का हिंदी मीनिंग होता है धागा। और अगर आपने कभी कठपुतलियों वाला खेल देखा हो, है ना, पपेट शो जिसे कहते हैं, तो वहां पर एक इंसान होता है जनरली, और वो कई सारी कठपुतलियों को कंट्रोल कर लेता है। एक ही इंसान कई सारी कठपुतलियों को चला सकता है। कैसे? धागों का यूज कर करके। एक धागा कठपुतली बांधा, एक उंगली में लगा लिया, दूसरा लगा लिया, तीसरा लगा लिया, अब ये इनको सबको नचा रहा है ना। तो यहां पर आप ऐसा कर पा रहे हैं, ये पपेट शो में एक इंसान इन चारों पपेट को कंट्रोल कर रहा है, चार धागे लगाकर। हर धागा एक पपेट को कंट्रोल करता है, हर धागा एक पपेट को कंट्रोल करता है। तो यहां पर क्या देखा जा रहा है कि यहां पर थ्रेड्स का यूज करके बहुत सारी पपेट्स को एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है ना। सेम कॉन्सेप्ट की जरूरत थी एक प्रोसेस के अंदर लाने की। तो इस एग्जाम्पल से इंस्पायर होकर ही रखने वाले ने टॉपिक का नाम क्या रख दिया? थ्रेड। कि बहुत सारे धागे प्रोसेस के अंदर अगर बना दिए जाएं तो मल्टी वाला कॉन्सेप्ट लाया जा सकता है। बिल्कुल इस फन वाले एग्जाम्पल को देखकर इस टॉपिक का नाम थ्रेड हमारा रख दिया गया होगा। ठीक है। बहरहाल कहानी किस्से के बाद अब कहानी आती है हमारी इस एग्जाम्पल को जो मैं अधूरा छोड़कर आ गया हूं। आधा घंटा हो गया, आधा घंटे तक मैंने अभी इनपुट नहीं दिया। सोचो आधा घंटे में सीपीयू कितनी बार मेरे इंटरप्रेटर को मिला होगा, और इंटरप्रेटर ने सारा समय सीपीयू का खराब कर दिया होगा। दूसरी समस्या, मान लीजिए मैंने नंबर दिया ही नहीं, मैंने लिख दिया ए बी सी। अगर मैं यहाँ ए बी सी लिख दूंगा तो यहां पर एक्सेप्शन आ जाएगी, क्योंकि एबीसी को इंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब हम जानते हैं कि जिस लाइन पर एक्सेप्शन आती है वहां से एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाता है। लगाने वाले ने ट्राई एक्सेप्ट नहीं लगाया है। तो मुझे ये बताओ इस बेचारे की क्या गलती है? ये चलेगा या नहीं चलेगा? हमने कहा नहीं चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक ही तो कंट्रोल फ्लो है, और उस कंट्रोल फ्लो में आ गई एक्सेप्शन। अब उस कंट्रोल फ्लो से जितने काम और कराने थे आगे वो होंगे ही नहीं हमारे। तो अब यहां पर ये तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इसकी तो कोई गलती थी नहीं हमारी। तो यहां पर एक और नीड आ गई कि भाई क्या करना है, अपने प्रोग्राम में मल्टीपल कंट्रोल फ्लो ले आओ, ताकि एक कंट्रोल फ्लो में एक्सेप्शन आ जाए तो दूसरा चल रहा है वो चलता रहे, तीसरा अपना चलता रहे हमारा। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट कंट्रोल फ्लो को क्या बोलते हैं? थ्रेड। अगर हम कोडिंग की बात करें कि प्रोग्रामिंग में आपको थ्रेड क्रिएट करनी है, तो क्या लिखेंगे ऐसा? अगर आपने एक वेरिएबल बनाना है तो उसका एक सिंटैक्स होता है, आपने कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करना है उसका एक सिंटैक्स होता है। हर काम जो आज तक आप पाइथन में सीखते आए हैं उसका एक सिंटैक्स था। अगर मुझे थ्रेड को कोड में बनाना है तो क्या लिखूं मैं ऐसा प्रोग्राम के अंदर कि थ्रेड बनकर तैयार हो जाए? तो प्रोग्राम में थ्रेड एक ऑब्जेक्ट से हमारा दिखाई गई। हमारा एक ऑब्जेक्ट बनाइए और वो ऑब्जेक्ट थ्रेड को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का नहीं बनेगा। पाइथन की लाइब्रेरी में एक मॉड्यूल है जिसका नाम है थ्रेडिंग मॉड्यूल। थ्रेडिंग मॉड्यूल के अंदर एक क्लास है और उस क्लास का नाम है थ्रेड। तो थ्रेडिंग मॉड्यूल में थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट एक थ्रेड को रिप्रेजेंट करता है। लिखते हैं इन पाइथन ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड represents functionality of। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपको अपने प्रोग्राम में 3 थ्रेड बनानी है, तो आप थ्रेड क्लास के 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। थ्रेड क्लास आपको नहीं बनानी है। थ्रेड क्लास पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर थ्रेडिंग मॉड्यूल के अंदर आती है। तो थ्रेडिंग मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे और आप अपनी थ्रेड क्लास बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो अभी आप कहानी सुना रहे थे उस कहानी में थ्रेड को बनाने के लिए प्रोसेस होना चाहिए। थ्रेड का मतलब सब प्रोसेस, मतलब पहले प्रोसेस होना चाहिए, उसके अंदर थ्रेड बनेगी। ठीक है। तो पाइथन में जो इंटरप्रेटर होता है वो इटसेल्फ कैसे स्टार्ट होता है? जो हमारा इंटरप्रेटर है
वो एज ए प्रोसेस ही स्टार्ट होता है, और बाय डिफॉल्ट एक थ्रेड क्रिएट करता है, और उस थ्रेड का नाम होता है मेन थ्रेड। ठीक है, और मेन थ्रेड जो भी मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट लिखे हैं, जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं, 1 2 3 4 100 50 1000 जितने भी लिखे हैं, यही थ्रेड मेरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करती है। इस थ्रेड को ही क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंट्रोल फ्लो के नाम से जाना जाता है। तो ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर हमारा होता है। खुद से आपने थ्रेड क्रिएट करनी है तो कैसे करेंगे, उसका कोड अभी हम लिखकर देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस थ्रेडिंग वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए मैं इस कॉन्सेप्ट को आइडल पे आपको समझाऊंगा, क्योंकि जुपिटर के अंदर बाय डिफॉल्ट थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया गया है। तो मेरी थ्रेड और जुपिटर की थ्रेड आपको एक साथ नजर आएगी, तो वो उतना क्लियरिटी थ्रेडिंग पे नहीं होगी। तो मैं इसको आइडल के साथ नोटपैड पे या आइडल पे चलाकर आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये पहला लॉजिक हो गया, ये दूसरा लॉजिक हो गया। जब तक पहला खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा वाला होगा नहीं। दूसरे वाले का वेटिंग टाइम अननेसेसरी बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अब जब पहला वाला आपने दिया, ये हो गया, बैकग्राउंड में अब दूसरा स्टार्ट हो गया, अब दूसरा वाला खत्म हो गया। इस तरह से ही हमारा हो रहा है। अब इसी काम को मैं मल्टी थ्रेडिंग का यूज करके आपको दिखाता हूं, और देखेंगे कि कैसे ये इंडिपेंडेंट हमारा हो जाता है। तो करंट डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल मैंने कॉपी करी उसको मैं डिलीट कर देता हूं। इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम को मैं लिखूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसा मैंने आपसे कहा कि पाइथन के हर प्रोग्राम में एक कंट्रोल फ्लो होता है, उस कंट्रोल फ्लो को ही थ्रेड कह रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट वो कंट्रोल फ्लो मेन थ्रेड कहलाता है। तो आप क्या करिए, यहां पर इंपोर्ट करिए थ्रेडिंग, थ्रेडिंग मॉड्यूल एज th। तो मैंने यहां लिखा प्रिंट सिंपल मैसेज हाय, उसके बाद फिर मैंने लिखा प्रिंट सिंपल मैसेज बाय। अब अगर मैं यहां पर इन 3 लाइन का एग्जीक्यूशन करता हूं, तो मैं ये बोलूंगा कि ये लाइन का एग्जीक्यूशन मेन थ्रेड कर रही है, इस लाइन का एग्जीक्यूशन मेन थ्रेड कर रही है, जितनी भी लाइन आपने लिखी है उन सब का एग्जीक्यूशन मेन थ्रेड कर रही है। इस बात को प्रूफ कैसे करोगे, थ्रेडिंग मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है करंट अंडरस्कोर थ्रेड। ये करंट थ्रेड फंक्शन क्या करता है, जिस थ्रेड ने इस स्टेटमेंट को रन कराया है उस थ्रेड का रेफरेंस लाकर दे देगा। तो जो थ्रेड इस लाइन को रन कर रही है वही थ्रेड इस लाइन को रन कर रही है, और वही थ्रेड इस लाइन को रन करेगी। तो मुझे थ्रेड का रेफरेंस मिलेगा, है ना। कौन सी थ्रेड होगी, वो वही जो हमारा बाय डिफॉल्ट इंटरप्रेटर बना रहा है। मान लो मैंने इसको टी नाम के वेरिएबल में रख लिया। अभी जो टी हमारा है ये एक थ्रेड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा थ्रेड ऑब्जेक्ट, जो इंटरप्रेटर ने बाय डिफॉल्ट बनाया होता है। अब किसी भी थ्रेड ऑब्जेक्ट से आप उसका नाम पूछ सकते हैं, कैसे, टी डॉट गेट नेम, इससे आप थ्रेड का नेम पूछ सकते हैं। जब इसको रन कराएंगे
तो ये आपका आउटपुट आएगा मेन थ्रेड। तो बाय डिफॉल्ट हमारे प्रोग्राम में एक थ्रेड होती है जिसको हम अगर देखना चाहें तो करंट थ्रेड फंक्शन से उसको गेट करते हैं और फिर उसका नाम t.getName से गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इस तरह से हम अपने थ्रेड को गेट कर सकते हैं। अब जो प्रोग्राम में बना रहा था उस प्रोग्राम को दोबारा बनाता हूं थ्रेड का कॉन्सेप्ट यूज करके। तो मैं अपने प्रोग्राम में 2 थ्रेड और क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो जितनी भी थ्रेड मैं अपने प्रोग्राम में क्रिएट करता हूं लॉजिकली उन सारी थ्रेड को यूजर डिफाइंड थ्रेड या चाइल्ड थ्रेड के नाम से जानते हैं। तो कोई आपसे बोलता है यूजर डिफाइंड थ्रेड या चाइल्ड थ्रेड क्या होती हैं, तो वो थ्रेड जो हम बनाते हैं उनको यूजर डिफाइंड थ्रेड कहते हैं। उनको चाइल्ड थ्रेड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी आप कोड लिखेंगे चाइल्ड थ्रेड अपनी थ्रेड बनाने का, तो उस कोड को कौन एग्जीक्यूट करेगा? हमने कहा मेन थ्रेड ही करेगी, वही चल रही बाय डिफॉल्ट। तो लॉजिकली जिस थ्रेड ने जिस थ्रेड को बनाया वो उसकी पेरेंट कहलाती है। यहां पर इनहेरिटेंस वाला चाइल्ड नहीं है। फिर सुन लो, यहां पर इनहेरिटेंस वाला चाइल्ड पेरेंट नहीं है। यहां पर पेरेंट का मतलब जिसने बनाया, चाइल्ड जो बनकर तैयार हुई। ठीक है, तो यहां पर पेरेंट थ्रेड और चाइल्ड थ्रेड का कॉन्सेप्ट यूज होता है। जितनी भी चाइल्ड थ्रेड या यूजर डिफाइंड थ्रेड मैं बनाऊंगा उनसे मैं क्या काम करवाऊंगा, उस काम को एक फंक्शन या एक मेथड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक को आप अपनी यूजर डिफाइंड थ्रेड से इस लॉजिक को आप अपनी यूजर डिफाइंड थ्रेड से चलाना चाहते हैं तो इस लॉजिक को आप एक फंक्शन में लिख सकते हैं या एक मेथड के अंदर लिख सकते हैं। अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक फंक्शन बना दे रहा हूं और इसका नाम कर दिया मान लीजिए चेक। और दूसरा जो लॉजिक है इंपोर्ट ऊपर कर लेते हैं और इसको भी एक फंक्शन बना दिया, मान लो इसका नाम कर दिया CPY कॉपी, है ना, ऐसे करके कोई नाम दे दिया। मेरे प्रोग्राम में मैंने 2 फंक्शन बनाए, चेक फंक्शन, कॉपी फंक्शन। इस स्टेटमेंट को मेन थ्रेड चलाएगी, इस स्टेटमेंट को मेन थ्रेड चलाएगी। इस फंक्शन को मेन थ्रेड क्यों चलाएगी? क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन से नहीं चलता, कॉल होने से चलता है। तो अभी आपने इसकी कॉलिंग तो करी नहीं है, तो जब आप चेक फंक्शन की कॉलिंग करेंगे तब डिसाइड होगा कि कौन सी थ्रेड इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है ना। तो अभी ये दोनों फंक्शन नहीं चलेंगे। फिर मैंने क्या करा, मैंने अपनी थ्रेड बनाई T1 इक्वल टू th.thread। ये मेरी अपनी यूजर डिफाइंड थ्रेड बनकर तैयार हो गई। अब ये जो थ्रेड है T1 थ्रेड, ये क्या काम करेगी? हमने कहा मतलब ये कंट्रोल बनकर एक कंट्रोल फ्लो तैयार हो गया बनके। तो ये कंट्रोल फ्लो किसको कंट्रोल करेगा, किस फंक्शन को कंट्रोल करेगा, किस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा? तो यहां पर थ्रेड के कंस्ट्रक्टर में हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे टारगेट, और ये जो टारगेट है इसकी वैल्यू क्या होगी, उस फंक्शन का नाम जिस फंक्शन को हम थ्रेड से एग्जीक्यूट T1 थ्रेड से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मान लीजिए लिख दिया चेक। अब जैसे इंटरप्रेटर जो थ्रेड बनाता है उसका नाम मेन थ्रेड इंटरप्रेटर रखता है, ऐसे ही जब आप अपनी थ्रेड बना रहे हैं तो इंटरप्रेटर इनको भी एक नाम देगा, थ्रेड 0, थ्रेड 1, थ्रेड 2। आप चाहें तो मीनिंगफुल रीडेबल नाम दे सकते हैं। कैसे? थ्रेड के कंस्ट्रक्टर में
एक आर्गुमेंट पास करेंगे नेम, और जो नेम आप देना चाहते हैं वो दे सकते हो। मान लो आपने इसका नाम कर दिया child1, ठीक है। ऐसे ही आपने एक थ्रेड और बना दी T2, और इसका काम क्या करा, CPY जो फंक्शन है इसको एग्जीक्यूट करना। इसका नाम कर दिया child2। अब इस लाइन को कौन चलाएगा, मेन थ्रेड। इस लाइन को कौन चलाएगा, मेन थ्रेड। लेकिन किसी भी चाइल्ड थ्रेड का क्रिएट होना, उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता। इंटरप्रेटर के अंदर इन दोनों स्टेटमेंट के चल जाने के बाद टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स 3 हो गई होंगी। एक आपकी मेन थ्रेड और 2 आपने अभी और बना दी। लेकिन इन 3 में से एक्टिव थ्रेड कौन सी है, मेन थ्रेड जो अभी चल रही है। T1 T2 अभी एक्टिव नहीं है। इन दोनों थ्रेड को मुझे एक्टिव करने के लिए इन थ्रेड के ऊपर एक मेथड कॉल करना होगा, स्टार्ट, T1 डॉट स्टार्ट। ऐसा करते ही क्या होगा, T1 थ्रेड हमारा एक्टिव हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा इंटरप्रेटर अपना सीपीयू का जो समय मिला है वो सारा समय T1 को देगा, नहीं। जितना समय सीपीयू का इंटरप्रेटर को मिला है उस समय के 3 टुकड़े कर दिए गए होंगे। एक हिस्सा मेन थ्रेड को मिला होगा, उसका दूसरा हिस्सा T1 को मिला होगा, तीसरा हिस्सा T2 को मिलेगा। मैं T2 को भी स्टार्ट कर देता हूं। लाइन नंबर 17 तक अगर हम ये बोलें कि अब मेरे पास इंटरप्रेटर में 3 एक्टिव थ्रेड्स हैं, तो ये बात सही है। अब उन 3 एक्टिव थ्रेड्स में कौन सी थ्रेड पहले चलेगी, कौन सी थ्रेड बाद में चलेगी, इसका तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो मेन थ्रेड चल ही रही है। लेकिन सर मेन थ्रेड ने T1 को तो स्टार्ट कर ही दिया है ना, तो क्या मेन थ्रेड जब तक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक T1 स्टार्ट नहीं होगी? हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, फिर तो सीक्वेंशियल हो जाएगा। अगर मेन थ्रेड ने किसी और थ्रेड को स्टार्ट कर दिया है तो दूसरी थ्रेड जो स्टार्ट हुई है उसको कभी भी हमारा सीपीयू असाइन किया जा सकता है। अगर हमारा एक और थ्रेड स्टार्ट हो चुकी है तो उस तीसरी को भी कभी भी सीपीयू असाइन हो सकता है। तो अगर मैं यहां पर देखूं और यहां पर एक मैसेज लिख दूं, ये जो स्टेटमेंट है ये कौन चलाएगा, मेन थ्रेड। हर वो स्टेटमेंट जो आप टॉप लेवल पर डायरेक्टली लिखते हैं कौन चलाएगा, मेन थ्रेड। तो फिर इन दोनों फंक्शन को कौन चलाएगा? क्या मैंने ये दोनों फंक्शन टॉप लेवल से कॉल करे? नहीं, मैंने कहां से कराई कॉल, T1 थ्रेड और T2 थ्रेड से कराई। तो इसको कौन कॉल करेगा, T1 थ्रेड। इसको कौन कॉल करेगा, T2 थ्रेड। बाकी सारे स्टेटमेंट इन दोनों फंक्शन को छोड़कर बाकी जितना भी कोड है वो कौन चलाएगा, मेन थ्रेड। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर क्या हुआ, एंटर नंबर, यानी कि इस फ्लो को समझिए। पहले मेन थ्रेड चली, मेन थ्रेड ने T1 थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। T1 थ्रेड अपना पहला स्टेटमेंट चला पाई, एंटर नंबर। उसके बाद यूजर इनपुट के लिए इंतजार होने लगा। इंटरप्रेटर ने क्या करा, जो मेन थ्रेड थी उसको वापस मौका दे दिया चलने का, और मेन थ्रेड अपना दूसरा काम कर गई, T2 को स्टार्ट कर दिया। लेकिन T2 अपना बैकग्राउंड में जो भी काम कर रही है कॉपी वाला वो करने लगी होगी। फिर इंटरप्रेटर ने क्या करा, इंटरप्रेटर ने वापस मेन थ्रेड को कंट्रोल दे दिया, और मेन थ्रेड जब कंट्रोल दोबारा मिला तो आगे का काम जो बचा था वो कर दिया। अब मेन थ्रेड अपना जितना काम था पूरा कर गई। अब एक्टिव थ्रेड 2 रह गई होंगी, एक वो जो अभी यूजर के इनपुट का इंतजार कर रही है, और एक वो जो कॉपी पेस्ट कर रही है। अब हो सकता है कॉपी पेस्ट करने वाली थ्रेड काम पूरा कर गई हो अपना, और वो वाली थ्रेड T2 भी बंद हो गई हो, और एक्टिव थ्रेड सिर्फ कौन रह गई हो, T1 वाला जो यूजर इनपुट का वेट कर रही थी।
तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये कॉपी हो गया होगा, हमने कहा यही कहना चाहते हैं कि ये कॉपी हो गया होगा। छह बज के 35 मिनट, अभी कॉपी हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आप अपना नंबर देंगे, जो भी नंबर देंगे उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट अपना देगा कि इवन है या हमारा ऑड है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप अपने प्रोग्राम में मल्टीपल थ्रेड्स लेकर आते हैं तो कौन सी थ्रेड कब चलेगी इसका हम कभी आइडिया नहीं ले सकते। कभी भी इंटरप्रेटर किसी भी थ्रेड को चलाएगा, कभी भी इंटरप्रेटर किसी भी थ्रेड को चला सकता है। इस मल्टी थ्रेडिंग के एग्जीक्यूशन फ्लो को समझाने के लिए मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं जिसमें कोई मीनिंगफुल कोड नहीं होगा, लेकिन आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो मैं यहां पर एक फंक्शन बना रहा हूं जिसका नाम कर दिया F1। और ये जो फंक्शन है ये अपने अंदर से प्रिंट कर रहा है A। तो ये एग्जांपल मीनिंगफुल नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा समझा के जाएगा मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को, ये पूरा समझा देगा एग्जांपल। ABCD, बस इतना ही। एक फंक्शन बनाया F2, और जो F इनकी जरूरत नहीं है। जो F2 फंक्शन है ये अपने अंदर से प्रिंट करता है 1 2 3 4, ऐसे करके ये प्रिंट करता है 1 2 3 4। उसके बाद दो थ्रेड बनाई T1 T2। T1 थ्रेड का काम है F1 को चलाना, इसका काम है F2 को चलाना। दोनों को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद प्रिंट करेंगे अब कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C और कैपिटल D। इस प्रोग्राम में क्या करने की कोशिश करी गई है, इस प्रोग्राम में आपने दो थ्रेड बनाई T1 T2 और एक मेन थ्रेड चली रही है पहले से। T1 थ्रेड F1 फंक्शन को कॉल करेगी, T2 थ्रेड F2 फंक्शन को कॉल करेगी, और दोनों थ्रेड को आपने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मेन थ्रेड अभी काम अपना करेगी, मेन थ्रेड से ABCD प्रिंट होना है। अब इसको रन कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। इसका जो आउटपुट आया वो आया ए। इसका आउटपुट आया, इसका मतलब ये चला। क्या वजह हो सकती है कि ए के बाद बी ना आए? हमें तो ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा। ए के बाद तो बी आने ही चाहिए। ए के बाद बी अगर नहीं आया तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है, वो थ्रेड जो इस फंक्शन को चला रही थी उसको इतना ही समय मिल पाया कि वो अपना एक ही स्टेटमेंट चला पाई और उसको रोक दिया गया। उसके बाद आउटपुट में क्या आया हमारा? 1 आया। लेकिन आप देखो ए के बाद 1 आ गया, जबकि हम ये जानते हैं कि प्रिंट फंक्शन बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन से एंड होता है। हुआ ये कि जो थ्रेड इस ए को प्रिंट कर रही थी वो सिर्फ इतना वाला हिस्सा प्रिंट कर पाई। इसका जो एंड आर्गुमेंट होता है, जो न्यू लाइन देता है, वहां तक कंट्रोल पहुंचा ही नहीं, और हमारा ये प्रिंट पूरा हो भी नहीं पाया। सिर्फ इतना मैसेज प्रिंट करने के बाद थ्रेड को रोक दिया गया और दूसरी थ्रेड जो F2 फंक्शन चला रही थी वो आउटपुट में आ गई, और ये वाली थ्रेड अपना पहला प्रिंट स्टेटमेंट पूरा भी नहीं कर पाई। उसके बाद कैपिटल ए यानी कंट्रोल किस पे आ गया? मेन थ्रेड पे आ गया। मेन थ्रेड भी अपना प्रिंट पूरा नहीं कर पाई। उसके बाद न्यू लाइन। अभी न्यू लाइन कहां से आई? जो पहले वाले प्रिंट की न्यू लाइन रह गई थी वो है। फिर न्यू लाइन दूसरे वाले इस वाले प्रिंट से न्यू लाइन रह गई थी वो आई। उसके बाद फिर इस वाले प्रिंट की न्यू लाइन आई। उसके बाद कौन चला? फिर बी आया। ऐसे करके एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको मैं दोबारा रन कराऊं तो कुछ और आ सकता है। जितनी बार रन कराएंगे हर बार आउटपुट डिफर कर सकता है। ठीक है,
तो मल्टी थ्रेडिंग का ज्यादा बार यूज तब होता है जब एक थ्रेड हमारे यूजर के साथ इंटरेक्ट करे। यहां पर तीनों थ्रेड प्रिंट कर रही हैं, तो तीनों आउटपुट में जब जाएंगी तो देखने वाले को अजीब आउटपुट नजर आएगा। तो मल्टी थ्रेडिंग में एक थ्रेड से फ्रंट पे कंट्रोल करवाते हैं और बाकी थ्रेड बैकग्राउंड में कुछ करने के लिए यूज करती हैं। जैसे आप पेटीएम ओपन करते हैं, अगर मैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन का एग्जांपल लूं, तो पेटीएम जब आप लॉन्च करते हैं तो फ्रंट पर आपको पेटीएम का लोगो आता है। इतनी देर में एक थ्रेड पीछे चल रही है और वो क्या करती है, पेटीएम के सर्वर से सारा डेटा फैच कर लेती है। सेम व्हाट्सएप में होता है, जितनी भी आपकी मोबाइल ऐप हैं वो सर्वर से जब इंटरेक्ट करती हैं तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को टैप करते हैं, फ्रंट पर एक थ्रेड है जो जीयूआई दिखा रही है, बैकएंड में एक थ्रेड होगा जो आपका डेटा फैच कर रही होगी। तो इस तरह से वहां पर मल्टी थ्रेडिंग का हम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। सेम यहां पर मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को यहां पर हम देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और इस वाले पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि हर थ्रेड इंडिपेंडेंट होती है। मान लीजिए मैंने क्या करा, प्रिंट ए के बाद यहां लिख दिया 1/0, डेफिनेटली एक्सेप्शन है ये। तो जो थ्रेड इस फंक्शन को चलाएगी सिर्फ वो थ्रेड टर्मिनेट होगी। अभी तक आपको यह बताया जाता था कि एक्सेप्शन प्रोग्राम में आती है, वास्तव में एक्सेप्शन प्रोग्राम में नहीं आती है, थ्रेड में आती है। आज तक जितने प्रोग्राम थे सब में एक थ्रेड थी, मेन थ्रेड, और जो भी एक्सेप्शन आई होगी वो मेन थ्रेड में आई होगी। इस बार आप खुद थ्रेड बना रहे हैं और देख रहे हैं, और जो आपने 1/0 लिखा है ये T1 थ्रेड का एग्जीक्यूशन है। तो T1 थ्रेड हमारा टर्मिनेट हो जाएगी ए प्रिंट करने के बाद, ना बी आएगा, ना सी आएगा, ना डी आएगा। लेकिन जो बाकी थ्रेड हैं वो अपना काम जैसे कर रही हैं करती रहेंगी। देखो एक्सेप्शन किस थ्रेड में आई है हमारी, एक्सेप्शन इन थ्रेड चाइल्ड 1। ठीक है, इस वाले आउटपुट को और अच्छा दिखाने के लिए मैं आइडल पे इसका एग्जीक्यूशन ना कर कर कमांड प्रॉम्प्ट पे करूंगा तो ये और ज्यादा क्लियर नजर आपको आ सकता है। ए आया, ए के बाद एक्सेप्शन आ गई, लेकिन ये 1 चल रहा है, फिर ए आ गया, फिर 2 आ गया, 3 आ गया, फिर बी आ गया, सी आ गया, 4 आ गया, डी आ गया। तो हमारी ये वाली जो थ्रेड थी जो बी सी डी प्रिंट करती, अब ये आगे नहीं बढ़ रही है। बाकी थ्रेड जितनी है वो अपना काम कर रही है ना। यानी कि ए के बाद अब आगे नहीं आएगा, एक्सेप्शन इन थ्रेड चाइल्ड। तो अगर मैं मल्टीपल थ्रेड बनाता हूं तो हर थ्रेड इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट होती है। अगर किसी थ्रेड में एक्सेप्शन आएगी तो वो थ्रेड टर्मिनेट होगी, बाकी थ्रेड हमारी चलती रहेंगी। ठीक है, किसी भी थ्रेड को आप एक ही बार स्टार्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा बार आप स्टार्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया, इसको हटा देते हैं अब, और मैंने इस T1 थ्रेड को फिर से स्टार्ट कर दिया, T1 डॉट स्टार्ट। थ्रेड्स कैन ओनली बी स्टार्टेड वंस, कोई भी थ्रेड एक बार में ही स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा थ्रेडिंग का एक बेसिक मैंने भी आपको बताया। अभी इस पर हम बहुत सारी चीजें और पढ़ेंगे, लाइक थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होती है, थ्रेड में ज्वाइन कैसे होता है ना, और बहुत सारी चीजें हैं जो थ्रेड के साथ हम पढ़ सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और जो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं वो क्या, अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर यह पता करना हो कि कितनी थ्रेड इस समय एक्टिव हैं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, थ्रेडिंग मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है, इसका नाम है एक्टिव अंडरस्कोर काउंट। क्या करेगा, कितनी थ्रेड अभी एक्टिव हैं उनकी काउंटिंग लाकर दे देगा। तो 3 तो हमारी हो ही गई,
T1 T2 और मेन, इसके अलावा कोई और भी थ्रेड अगर बनाता होगा इंटरप्रेटर तो वो भी आ जाएगी। एक्टिव थ्रेड्स, ठीक है, 3 थ्रेड एक्टिव है इस समय, मेन थ्रेड, T1 थ्रेड, T2 थ्रेड। तो कैसे पता आपको वही 3 है? तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है एनुमरेट, और एन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है, थ्रेडिंग मॉड्यूल का जितनी भी एक्टिव थ्रेड हैं उन सबको गेट करके एक लिस्ट में लाकर मुझे दे देता है, तो थ्रेड की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख दिया T_, इस लिस्ट में 3 थ्रेड रखे होंगे, तीनों के ऑब्जेक्ट रखे होंगे। लूप लगा के आप एक एक थ्रेड को इससे बाहर निकाल सकते हैं। और यहां लिख सकते हैं T.get, तो एक तो आपकी मेन थ्रेड हो गई, एक चाइल्ड 2 थ्रेड हो गई, और एक आपकी एक और होगी भाई, चाइल्ड 1 और आनी चाहिए। हो सकता है जिस पॉइंट पर कंट्रोल आया यहां पर तीसरी बार, तब तक वो थ्रेड हमारी पूरी हो चुकी थी, इसलिए वो हमारा जो ये वाली थ्रेड है वो नहीं दे रहा आउटपुट, क्योंकि जिस पॉइंट पर हम नेम गेट कर रहे हैं हो सकता है वो कंप्लीट हो गई हो। ऐसा ही नजर आ रहा है हर बार। यहां पे 3 दिखा रहा है इस पॉइंट पर, लेकिन जब हम इस कोड को चला रहे हैं तो इस कोड के चलते समय जो हमारी कोई थ्रेड है जो कंप्लीट हो गई होगी, तो यहां पर वो 2 ही दिखा पा रहा है फिर। ठीक है, चलो, तो इस तरह से ही हमारा थ्रेडिंग का बेसिक हो गया। नेक्स्ट क्लास यानी कि मंडे में इसको और आगे एक्सटेंड करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ पढ़ेंगे, ज्वाइनिंग वगैरह पढ़ेंगे, थ्रेड की स्टेट्स, कोशिश करेंगे मंडे को ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। चलिए, कोई क्वेश्चन किसी का जो इसमें पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। हाँ भाई पंकज, बताइए क्या पूछना चाहते हो। हाँ बोलिए पंकज। सर मेरा सर क्वेश्चन, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि सीपीयू जिस तरह से मल्टीटास्किंग करता, तो सर हम लोग उस टाइम पे क्या केवल सिंगल कोर की बात कर रहे थे क्या? हाँ बिल्कुल, उस समय हम सिंगल कोर की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही। क्योंकि तो आज सर के अगर प्रोसेसर की बात करें तो मल्टी कोर आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि हम एक कोर को लेकर टॉपिक समझ रहे हैं, वरना तो पैरेलल प्रोसेसिंग हो गई। आज की डेट में हमारा क्या कर रहा है प्रोसेसर, हमारे 4 कोर लेकर आ रहा है, मतलब एक साथ 4 जॉब पैरेलल, यानी 4 सेल्समैन आ गए, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जो हमने समझा है वो एक कोर पे समझा है, बिल्कुल सही। सर तो उस केस में क्या रहेगा, जैसे
अगर सपोज उसके पास 4 कोर हैं तो हमारे पास जो तो स्टार्ट। 4 तो पैरेलल प्रोसेसिंग होगी। मान लो वीएलसी प्लेयर आ गया, एक कोर पे चल रहा है, ब्राउजर दूसरे कोर पे चल रहा है, इंटरप्रेटर तीसरे कोर पे चल रहा है, कोई टाइम शेयरिंग नहीं है, सब पैरेलल चल रहे हैं हमारे। अब चौथा जॉब आ गया, सही है, पांचवा जैसे ही आएगा तो किसी एक कोर के साथ टाइम शेयरिंग करी जाएगी। सर क्वेश्चन होता है, जैसे आपने बताया था अभी बीच में प्रिंट फंक्शन वो कंप्लीट हो गया और न्यू लाइन नहीं दे पाया, तो सर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि सर मतलब पूरी फंक्शनलिटी फिनिश नहीं किया और मतलब जो नेक्स्ट प्रिंट टाइम पे नेक्स्ट हाँ, टाइम पे। जो अच्छा। प्रिंट फंक्शन है वो वास्तव में आपको दिखाया गया है। इंटरनली प्रिंट फंक्शन हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट राइट इस स्टेटमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। sys डॉट std out डॉट राइट है ना, उसके थ्रू एग्जीक्यूट होता है। तो वहां पर जो प्रिंट का न्यू लाइन है वो एक अलग स्टेटमेंट से लिखा गया है। यानी कि जब मैं लिखता हूं प्रिंट हेलो, तो इसके पीछे दो स्टेटमेंट तैयार होते हैं। पहला sys डॉट std डॉट राइट हेलो, दूसरा sys डॉट std डॉट राइट और वहां पर न्यू लाइन, तब जाके प्रिंट हमारा पूरा होता है। इसलिए ऐसा यहां पर। और आप एक काम करो कि अगर आप प्रिंट में जितने मैसेज लिखो सब एक साथ कॉन्केट करके लिखोगे, तो जब तक वो एक स्ट्रिंग पूरी प्रिंट नहीं होती तब तक बीच में किसी और थ्रेड को मौका नहीं मिलेगा। सर इसमें और एक कॉन्करेंट सर पैरेललिज्म भी होता ना, उसमें क्या पैरेललिज्म का होता है? मतलब होता है टाइम शेयरिंग नहीं हो रही है, मतलब आपके पास मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो वो अभी हम वो हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस है कि हमारे पास एक प्रोसेसर है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसको हम लोग शेयर कर रहे हैं टाइमिंग का यूज करके। पैरेललिज्म का मतलब होता है कि आप टाइम शेयर नहीं कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर पहला आपका सर्विस मिल रही है उसी पॉइंट पर दूसरी सर्विस भी चल रही, रुका कोई नहीं है। तो वो आपका वो कोर वाला कॉन्सेप्ट हो गया। डुअल कोर में यही हो रहा है, 2 कोर हैं, क्वाड्स में 4 कोर हो गई, तो इससे क्या होगा, पैरेलल प्रोसेसिंग। तो पैरेलल प्रोसेसिंग हमेशा फास्ट होती है कंकरेंसी से। तो कंकरेंसी में 1 सेकंड के 100वें हिस्से के लिए काम को रोका तो जाता ही है, लेकिन पैरेलल प्रोसेस में कोई रोका नहीं जाता। मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इसलिए वो पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाती है हमारी। ओके सर, थैंक यू। टारगेट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी थ्रेड का एंट्री पॉइंट होता है। बाय डिफॉल्ट जो मेन थ्रेड है उसका एंट्री पॉइंट क्या है, वो सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। जो भी हमारा मेन थ्रेड है वो सबसे पहले हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट जो आपके पाइथन फाइल में लिखा है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके करेगी। अब मान लीजिए मैं अपनी चाइल्ड थ्रेड से किसी भी काम को करवाना चाहता हूं, तो वो कैसे बताऊंगा मैं चाइल्ड थ्रेड को कि आपने अपना काम यहां से शुरू करना है। तो वो टारगेट नाम का जो कीवर्ड आर्गुमेंट है थ्रेड के कंस्ट्रक्टर में, उसका हम यूज करते हैं किसी भी थ्रेड का एंट्री स्टार्ट कराने के लिए कि थ्रेड आपको अपना एग्जीक्यूशन इस वाले फंक्शन से स्टार्ट करना है। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि सर जैसे हम थ्रेडिंग का कर रहे थे कि लाइक वो थ्रेड 1 नहीं आ रही थी, थ्रेड 2 आ रही थी, तो लाइक इसमें थ्रेड 1 अगर हम थ्रेड 1 कब आएगी, अगर लाइक समझ रहे हैं आप क्या पूछना चाह रहे जब मेरे थे? पास मल्टीपल थ्रेड्स होती हैं तो उन हाँ, मल्टीपल थ्रेड्स को कब मौका मिलेगा एग्जीक्यूट होने का, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको इंटरप्रेटर कंट्रोल करता है। इंटरप्रेटर के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है थ्रेड शेड्यूलर। थ्रेड शेड्यूलर क्या करता है, थ्रेड्स को शेड्यूल करता है कि कब किस थ्रेड को कितनी देर के लिए चलाया जाएगा और फिर अगला नंबर किस थ्रेड का आएगा। तो ये काम हम और आप नहीं कर सकते, इस काम को इंटरप्रेटर के अंदर थ्रेड शेड्यूलर होता है वो करता है। अगर हम चाहें कि नहीं पहले ये थ्रेड चले फिर वो चले, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके लिए काफी कोड कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, लेकिन उस सिचुएशन के लिए फिर थ्रेडिंग का यूज नहीं करना है। फिर आप अगर कंट्रोल करते ही हैं तो आपको सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन करना होगा, है ना, क्योंकि आपने पहले ही एक कंडीशन मान के चली थी ब्रेन में कि जो भी हम मल्टी थ्रेडिंग में मल्टीपल टास्क कराएंगे वो इंडिपेंडेंट है। तो अगर कोई भी टास्क कभी भी चलेगा तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि अभी क्यों चल रहा है तब क्यों नहीं चला, क्यों, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है दूसरे टास्क से। कभी भी कोई सा टास्क हमारा चल सकता है। ओके सर। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी का।
सर इसमें प्रायोरिटी नहीं दे सकते ना? थ्रेड की प्रायोरिटी कुछ लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं, लेकिन थोड़ा समझिए, जैसे अगर मैं जावा का एग्जांपल लूं, तो जावा जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती है तो उसमें 10 प्रायोरिटी दी गई 1 से लेके 10 तक, बट लाइनेक्स में 5 ही होती हैं, 1 से लेके 5 तक। तो थोड़ी दिक्कत तो यही है कि अगर मैंने प्रायोरिटी 6-7 लिख दी तो वो कोड फेल हो गया लाइनेक्स पर। मान लो विंडोज की बात करते हैं, तो विंडोज में हम प्रायोरिटी 1 से लेके 10 तक दे सकते हैं। इमेजिन करिए मेरे पास 40 थ्रेड है, तो अब बताओ कैसे दोगे प्रायोरिटी? अगर मैं बहुत सारी थ्रेड को सबसे हाई प्रायोरिटी दे दूं तो उनमें से पहले कौन चलेगी? थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि प्रायोरिटी पाइथन में होती है और मैंने दोनों थ्रेड को वो प्रायोरिटी सेम नंबर दे दी, तो अब बताओ उन दोनों में कौन चलेगी फिर? तो इंटरनली पाइथन के अंदर प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया, जो भी डिसाइड करेगा वो हमारा थ्रेड शेड्यूलर डिसाइड करेगा, है ना। और जितने भी मॉडर्न इंटरप्रेटर आ रहे हैं पाइथन के, अब 3 वाली सीरीज के जितने इंटरप्रेटर हैं, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, वो अपनी थ्रेड शेड्यूलिंग देते ही नहीं है, वो अपने आप को मैप कर देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के शेड्यूलर के साथ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, वही शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अब इंटरप्रेटर यूज कर लेता है थ्रेड्स को शेड्यूल करने के लिए, है ना। तो इसको बोलते हैं नेटिव थ्रेड कॉन्सेप्ट। तो जितनी भी थ्रेड अब पाइथन में आ रही हैं, तो सब नेटिव थ्रेड शेड्यूल होती हैं हमारी। नेटिव थ्रेड का मतलब है जिनकी शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के शेड्यूलर से हो, नेटिव थ्रेड कहलाती है। ऐसी थ्रेड जिनकी शेड्यूलिंग इंटरप्रेटर के शेड्यूलर ने करी, उसको बोलते हैं ग्रीन थ्रेड, ग्रीन GREEN, ग्रीन थ्रेड। तो अब कोई भी थ्रेड ग्रीन थ्रेड नहीं आती, सारी थ्रेड नेटिव थ्रेड कॉन्सेप्ट में आती हैं। तो प्रायोरिटी वाला कॉन्सेप्ट पाइथन में नहीं है। और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं, चलिए फिर मंडे को मिलेंगे, मंडे को और इस पर आगे डिस्कशन करेंगे, है ना। तो मैं अगेन यही सजेस्ट करूंगा, जो रिकॉर्डिंग है उसको दोबारा देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, है ना। कॉन्सेप्ट थोड़ा लॉजिकल है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बट अच्छी बात यह है कि एज ए पाइथन डेवलपर, एज ए पाइथन प्रोग्रामर, आपको हमेशा मल्टी थ्रेडिंग पे काम नहीं करना होता। ज्यादा बार आपको मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट करके हमें लाइब्रेरी के अंदर मिल जाती है या टूल के अंदर मिल जाती है। एज ए प्रोग्रामर हम रेयरली मल्टी थ्रेडिंग पे काम करते हैं, बट इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा टॉपिक होता है ये वाला। ठीक है, चलिए ठीक है, मंडे को मिलेंगे फिर आगे।